नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ी ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे आप, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत और स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है और अपने घर परिवार के सदस्यों के बारे में भी आपको बताना है। इस समय लू बहुत ज्यादा है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है भाई साहब, पूछो मत। ठीक है ना, मैं अभी बाहर से आया हूं तो बाहर से आने पर ऐसा लग रहा है कि स्वयं अग्नि बरस रही हो, ऐसा लग रहा है। अपने घर में भी अगर आप हैं तो छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बेहद कुशलता पूर्वक ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि बच्चे शैतान होते हैं, खेलना चाहते हैं तो उन्हें सुबह और शाम को खिलाएं, दोपहर में नहीं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत विकट परिस्थिति है, इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, पूछो मत। अच्छी बात है। दिशा जी हमारे साथ हैं, कोमल जी हमारे साथ हैं, किरण जी आ चुकी हैं, सगुन जी हैं, रानी जी कह रही हैं राधे 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 जी, अंकुश जी हमारे साथ हैं, मधु जी हमारे साथ हैं, किरण जी भी आ चुकी हैं, अर्जुन जी भी आ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग सही हैं, स्वस्थ हैं? आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक सवाल क्या, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी होने का नैतिक कर्तव्य हमें पूरा करना है। ठीक, नैतिक कर्तव्य अर्थात ये रहा नैतिक कि सर सुबह उठते ही एक डायरी लीजिए, उस पर अपनी दिनचर्या लिखिए। दिनचर्या मतलब कि अपने टारगेट लिखिए कि आज हमें किस रास्ते पर चलना है। हमने जितने भी सफल विद्यार्थियों से बातचीत करी है ना, वो ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे, एक लक्ष्य पर कार्य कर रहे थे। कैसे? उन्हें पता था कि अगर आज वो हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में वो ये पढ़ेंगे, उन्हें पता था कि अगर आज वो हिस्ट्री पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे तो सर मैथ में ये पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक। उन्हें पता था कि अगर आज वो रीजनिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लासेस के अलग जो भी आपके पास समय मिले ना, उसमें टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट हिस्ट्री पढ़ी फिर पॉलिटी पढ़ी। भाई एक समय के बाद तो पाठ्यक्रम तो कवर हो ही जाएगा, पाठ्यक्रम तो आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद का समय तो पूरा ही आपका है। उस समय को ऐसे न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है ना। अच्छा, और उसके साथ साथ रिवीजन कैसे, कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो बच्चों की तरह व्यवहार मत करना कि शाम को ही लेकर बैठ जाओ कि चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। किसने कह दिया? भाई सामान्यतः कोई भी दिमाग कोई भी टॉपिक को 5 से 6 दिन में भूल पाता है, और कितना? 70%। ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, अगर अच्छे से पढ़ा है तो कल ही उसको कंप्लीट भूल जाओगे। हाँ, हो सकता है थोड़ी बहुत बातें भूल जाओ, हो सकता है परसों थोड़ी बहुत और ज्यादा बातें भूल जाओ, लेकिन कंप्लीट नहीं भूल पाओगे कल और परसों में। तो उसका रिवीजन करिएगा 7वें दिन। ठीक है ना, कल ही लेकर नहीं बैठा, 7वें दिन 14वें दिन उसका रिवीजन करना है। ठीक है जी। सर जी बेबी को आज फिर लाइए, सो क्यूट सर। अरे वो बेबी ना वो सर अभी शायद यहाँ पर नहीं है, कल आए थे सर। ठीक है ना, वो कल आए थे सर। ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। मैंने कहा था ना कि आपकी और हमारी डील हुई है। डील क्या? जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक देखो, उससे पहले नोट्स नहीं आने चाहिए आपके पास, उसकी भी एक पद्धति है। ठीक है। अभी क्या होगा कि हम देखो, अगर आपने कुछ ज्यादा कहा ना, ज्यादा कहा मतलब ज्यादा ये नोट्स की दिक्कत हुई तो हम क्लास में ही लिखाएंगे आपको, क्लास में ही लिखाने का कार्य हमारे द्वारा होगा, क्लास में ही हम आपको लिखाएंगे। मेरा यकीन मानिए, क्लास में केवल आप समझिए। ठीक है ना, क्लास में केवल आप समझिए कि क्या चीज क्या होती है। मैं जब आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी टॉपिक, जैसे अभी हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, पहले इसको क्लास में समझ लो अच्छे से, पहले इसको क्लास में समझ लो अच्छे से। परीक्षा के समय अगर 10-20 पन्ने के वर्णमाला के नोट्स होंगे तो उनको रिवाइज करने में दिक्कत होगी। इनके एक शॉर्ट्स नोट्स, मतलब लगभग 2 पेज के आसपास के नोट्स, जैसे ही हमने कंप्लीट वर्णमाला समझ ली, उसको लिखवाने की जिम्मेदारी मेरी, शॉर्ट्स नोट्स बनवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है सर, अभी के लिए तो हमारे पास पर्याप्त समय है। उस पर्याप्त समय को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स जैसे यहां तक हमने कंप्लीट किया, तुरंत वो भी अपलोड होंगे, तुरंत उसी दिन, या फिर चलो उससे पहले कि जैसे ही हमने पूरे के पूरे टॉपिक को समझ लिया, उसके तुरंत बाद मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके एप्लीकेशन पर शो होंगे उसी दिन, सेम डे, जिस दिन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हमें क्या करना है? क्लास में समझते हुए चीजों को चलना है। नोट्स की रही बात कि सर जब आपने कह दिया है कि भाई एक, अब देखो, जब आप परीक्षा में जाओगे तो सभी के सभी पन्नों को पढ़ नहीं सकते,
तो हमारे पास एक शॉर्ट्स में नोट्स होने चाहिए, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में होने चाहिए कि कहीं ना कहीं कि हमने कुछ मुख्य मुख्य चीजें पढ़ी, पूरी वर्णमाला का रिवीजन हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, पहले समझ तो लो। क्योंकि अगर अभी से मैं बनवाऊं कि देखो भाई अग्रस्वर ये है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि अग्रस्वर किसे कहते हैं। जो जीभ के आगे वाला भाग सक्रिय हो जाता है, थोड़ा सा आगे और खिसक कर आता है, या मूल स्वर कौन से हैं, महर्षि पढ़नी कौन है, तो पहले समझना तो पड़ेगा, ठीक है ना, समझना तो पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत सब्र हमें रखना चाहिए। विद्यार्थी को ऑनलाइन जो शिक्षा है ना, ऑनलाइन जो तरीके हैं बहुत अच्छे हैं, आप कहीं से भी क्लास को कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या? इसके नुकसान ये हैं कि अब विद्यार्थी के पास एक हेजिटेशन नहीं है, पहले होती थी। हम जब ऑफलाइन पढ़े थे कोचिंग में, तो हमें पता है कि टीचर से कुछ बोलने से पहले ना हमारी रूह कांपती थी। हालांकि संबंध अच्छे होना अच्छी बात है कि गुरु और शिष्य के बीच की जो वार्ता है वो बिना अवरोध के होनी चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत उनसे नहीं थी कि हम उनसे कुछ बोल दें या कुछ कह दें। उन्होंने कहा है कि जो चीज आपके हित में है उस हित के हिसाब से काम होगा। मैंने कहा है ना कि आपके हित में क्या है, आपके हित में यह है कि पहले टॉपिक को समझो, शॉर्ट्स नोट्स बनवा दूंगा मैं, और साथ के साथ अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी अपलोड करवा दिए जाएंगे, लेकिन पहले समझ तो लो, ठीक है ना। ठीक, शुरुआत के 50 मिनट मेरे, अंतिम के 10 मिनट आपके, ये डील हुई है। जब आप कह रहा हूं को आपकी परीक्षा में बैठने पर एक भी सवाल ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हाय इसको नहीं पढ़ कर आए हम, हाय ये सवाल टूट गया, सवाल है। बस बसरते थोड़ी बहुत शिद्दत के साथ लपेट तरी। अच्छा चलो रिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं कि अब तक जितनी भी चीज हमने स्वर के अंतर्गत पढ़ी है उसका रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, स्वर के अंतर्गत जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसका रिवीजन करते हैं। सर जी, स्वर अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र तरीके से होता है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले कितने स्वर बनाए गए, यानी मूल स्वर की संख्या कितनी है? वॉइस नहीं आ रही? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ वॉइस तो आ रही है प्रॉपर, यहां तो सब कुछ ठीक है। वास्तव में वॉइस में दिक्कत है क्या, जरा बताओ रे, वॉइस में दिक्कत है? नहीं, पूरी वॉइस में वाइब्रेशन जैसा हो रहा है। अच्छा एक मिनट रुको जरा, अब जरा चेक करो, चेक करो जरा, ठीक है ना, चेक करो, देखो जरा। कंप्यूटर जी मैं बहुत काला आ रहा हूं क्या, सही है? चलो जी, ठीक है ना। स्वर कितने होते हैं, सबसे पहले कितने स्वर बनाए गए? 4। कितने स्वर बनाए गए? 4। महर्षि पढ़नी ने स्वरों को कितने भागों में बांटा? महर्षि पढ़नी ने मात्रा काल के आधार पर स्वरों का कितने भागों में विभाजन किया? कितने तरीके से बांटा? कितने तरीके से बांटा? क्या मैं कोई इशारा कर रहा हूं? नहीं, आपको पता है कितने तरीके। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त कितने हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। यानी सर अगर ह्रस्व स्वर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, उत्तर बताओ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तेजी से उत्तर बताओ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? सर जी कैसी बात करो, यही तो जो हमारे मूल स्वर है वही तो ह्रस्व स्वर है। यानी सर ह्रस्व स्वर की संख्या 4 नहीं। अच्छा मैंने आपसे पूछ लिया एक मात्रिक स्वर कितने हैं, एक मात्रिक जिन पर एक मात्रा का समय लगता हो। सर ये भी कोई बात है, अगर आप हमसे एक मात्रा वाले स्वर पूछोगे तो मेरा उत्तर कितना आएगा? मेरा उत्तर कितना आएगा? 4। मैंने कहा कि ह्रस्व स्वर ये हो गए, एक मात्रिक स्वर ये हो गए, इनको कुछ लोग एकल स्वर भी बोल देते हैं। एकल स्वर, इन्हीं को मूल स्वर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है इनको? मूल स्वर। अच्छा सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? कितने हैं सजातीय स्वर? सजातीय स्वर सर महर्षि पंडित ने मुर्गे की आवाज को सुनकर समान समान को जोड़ा तो एक बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, समान समान को जोड़ दिया तो ये 3 सजातीय स्वर बना दिए। विजातीय स्वर की संख्या कितनी है? विजातीय स्वर की संख्या कितनी है? विजातीय स्वर की संख्या कितनी है?
कितनी है? जैसे देखो ध्रुव जी ने कहा है कि गुरुजी 5 है, फंस गए जाल में। रंबा जी भी हमारे जाल में फंस गई, जैसे आकाश जी भी फंस गए और संदीप जी भी फंस गए। 5 वाले आप फंस गए जाल में कि गुरुजी 5 होती है क्या? हे भगवान, 4 होती है। 4 कौन कौन से भाई? विजातीय स्वर मतलब जो आसमान को जोड़कर बनाए गए थे। छोटे आ के साथ छोटी ई, छोटे आ के साथ छोटी ए, छोटे आ के साथ सर छोटे ओ को भी जोड़ा गया था, छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ा गया था। पर इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे ओ को जोड़ने पर एक बड़ा ओ जोड़ा गया। फंस गए जाल में, ठीक है ना, फंस गए जाल में आप। 4 होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? सर दीर्घ स्वर 3 तो ये रहे जिन पर 2 मात्रा का समय लगता है, और 4 ये रहे जिन पर 2 मात्रा का समय लगता है। 4 और 3 से 7 होती है। कितनी होती है? 7। 7 और 4, 4 कौन से? जो सबसे पहले बने थे, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये हैं जी हमारे 11 स्वर। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कितने होते हैं? 7। अच्छा, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? होठों की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मैं कोई इशारा कर रहा हूं क्या? नहीं, बताओ जरा, कितने भागों में बांटा गया? कि सर वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब जो छोटे ऊ से बनते हो, जो इस वाले छोटे ऊ से बनते हो, जैसे इस वाले से। सर एक तो छोटे ऊ को बोलने में होठ गोल हो जाते हैं, तो सर बड़ा ऊ भी होगा, और ये जहां पर आ रहा है, ये छोटा ऊ जहां पर आ रहा है, ये भी स्वर बोले जाएंगे सर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अवृत्ताकार, अवृत्ताकार बाकी के बच गए, सभी को डाल दो इसी में। अच्छा, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? मुख की आकृति, सर मुख की आकृति मतलब मुख का कम खुलना, ज्यादा खुलना, बहुत ज्यादा खुलना, या बहुत ज्यादा से थोड़ा सा कम खुलना। कितने प्रकार होते हैं जी? 4। कौन कौन से? कौन कौन से? कि सर जी एक तो कुछ ऐसे पढ़ा था जिसका नाम था सर संवृत, एक था सर जिसका नाम था अर्ध संवृत, और एक था सर जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है जिसको हमने विवृत कहा, और एक था सर जिसका नाम है अर्ध विवृत। याद है कि भूल गए? कि सर जी संवृत में मुंह बहुत कम खुलता है। किसको बोलने में? छोटी ई को बोलने में, बड़ी ई को बोलने में, छोटे ऊ को बोलने में, और बड़े ऊ को बोलने में बहुत कम मुंह खुलता है। और थोड़े कम से थोड़ा सा ज्यादा कहां खुलेगा? मतलब कम से थोड़ा सा ज्यादा सर छोटी ए को बोलने में और छोटे ऊ को बोलने में। सबसे ज्यादा मुंह किस स्वर को बोलने में खुलता है? विवृत कौन से हैं? बड़ा आ। इससे कम किस में खुलता है? सर जो भी बच गए सभी डाल दो इसी में। एक तो सर छोटा आ बच गया, एक बड़ी ए बच गई, और एक बड़ा ओ बच गया, और यहां पर री से ऋषि इसी में आ जाता है, री से ऋषि इसी में आ जाता है। यानी सर मुख सबसे कम खुलेगा इसमें, सबसे, और सबसे कम से थोड़ा सा ज्यादा इसमें खुलेगा, सबसे ज्यादा इसमें खुलेगा, और सबसे ज्यादा से थोड़ा सा कम इसमें खुलेगा। ठीक, डन। यहां तो कोई दिक्कत? यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। बस यहीं पर दिमाग लगाने वाली बात थी कल, और यहीं पर हमारी लुटिया डूब गई थी, यहीं खत्म हो गई थी सर हमारी वाली लुटिया। यहीं पर सर हमने अपने हाथ पैर, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे कि गुरुजी अब तो हम समर्पण कर रहे हैं। ये बात पल्ले नहीं पड़ी। ठीक, अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है कि ये व्यंजन है या ये व्यंजन है। इसको ए वाले उत्तर करें, इसको बी वाले उत्तर। व्यंजन कौन सा है? हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आपको बताना है कि यहां पर व्यंजन कौन सा है, कौन सा वाला व्यंजन है, कौन सा वाला व्यंजन है। कानों में ईयरफोन लगाओ, आराम से केवल सुनते रहो, केवल सुनते रहो, ठीक है ना। कि यहां पर व्यंजन कौन सा होगा? प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। क्या पढ़ते हैं व्यंजन? जब पढ़ते हैं तो व्यंजन पढ़ते हैं तो सर ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, पढ़ते हैं सबको। इसका मतलब कि सर प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण, उच्चारण करने के लिए मात्र स्वर की सहायता लगती है। कहने का मतलब सर इसको हम बोल सकते हैं क, और का को जब बोलते हैं तो कुछ ऐसे हम अंत में आ को बोलते हैं,
और इसको तो बोल ही नहीं सकते। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं मूल रूप से व्यंजन तो ये है। जब इस व्यंजन को जब बोलना होगा तो सहायता लेंगे मात्र किसकी? सहायता लेंगे किसकी? स्वर की। यानी प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन मतलब प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण इस स्वर की सहायता से होता है। यानी व्यंजन तो ये है, व्यंजन तो ये है। ध्यान रखिएगा, जब जब मैं व्यंजन कहूंगा ना तो ध्यान रखिए उसके नीचे हलंत लगा है। व्यंजन ये है, इसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लगेगी। जब हम का बोलते हैं ना तो अंत में छोटे आ की ध्वनि बोलते हैं। या फिर सर अगर मैं इसके साथ ई जोड़ दूंगा तो सर फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे की। यानी छोटे किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लगेगी। मूल रूप से व्यंजन तो ये है। अगर आप व्यंजन पूछोगे ना मुझसे तो मेरा उत्तर होगा बी, यानी ये है सर व्यंजन, ये है व्यंजन। तो सर व्यंजन को क्या मैं अक्षर कहूं कि मैं वर्ण? कि व्यंजन एक प्रकार का अक्षर है कि वर्ण है? उत्तर बताओ, व्यंजन वर्ण है कि अक्षर है? इस समय पूरी सावधानी के साथ सुनना। क्यों? क्योंकि देखो हमने जब सबसे पहले वर्ण पढ़े थे ना तो मैंने कहा था इंसान ने सबसे पहले बोलना सीखा, जिसको हमने ध्वनि कहा। इसको जब लिखित रूप दे दिया गया वर्ण, और वर्ण को हमने ऐसे पढ़ा। और जब इसमें स्वर को जोड़ा जाएगा तो सर अक्षर को ऐसे पढ़ा। अक्षरों को जोड़ा जाएगा तो शब्द बनेगा, और शब्द को सर हमने ऐसे पढ़ा। और शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो पद। इससे बड़ी इकाई बनती है पदबंध। क्या बनती है? पदबंध। और इससे बड़ी इकाई बनती है उपवाक्य, जो आगे चलकर पढ़ेंगे। 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं, और वाक्य 2 आधारों पर होते हैं, अर्थ और रचना। ठीक है ना, ये बात का विषय है। लेकिन क्या मैं ये कह दूं कि सर व्यंजन जो होते हैं अक्षर होते हैं कि वर्ण होते हैं? क्या होते हैं व्यंजन? यूपीएसआई ने पूछा ये सवाल, 2014 की बात है या फिर 17 की बात है, पक्का याद नहीं है, लेकिन एसआई का सवाल है कि व्यंजन कैसे होते हैं। व्यंजन वर्णिक होते हैं, अक्षरिक नहीं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि व्यंजन वर्ण होते हैं, अक्षर नहीं होते। व्यंजन अक्षरिक नहीं होते, अक्षर नहीं होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब जिसके नीचे हलंत लगा है, ना तो इसको बोल सकते हैं, ना ही इसको कुछ कर सकते हैं, ना ही इसका और खंडन कर सकते हैं। इसको बोलने के लिए सहायता लेंगे स्वर की। इसको बोलने के लिए सहायता किसकी लेंगे? स्वर की। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? व्यंजन कैसे होते हैं? वर्णिक, अक्षरिक नहीं होते। अच्छा, लेकिन स्वरों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। स्वर सर वर्ण भी होते हैं, और स्वर सर अक्षर की तरह भी व्यवहार करते हैं। स्वर वर्ण भी है, स्वर अक्षर भी है। क्यों? क्योंकि ये एक मूल रूप से स्वर है जिसको बोल भी सकते हैं, और बोल भी सकते हैं तो सर ये अक्षर भी है। ये वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं स्वर। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं वर्ण, अक्षर नहीं होते। ठीक है, हमने कई बार ऐसे पहाड़े खूब लिए होंगे और ऐसे व्यंजन खूब पढ़े होंगे कि आ से अनार, या से का से कबूतर, खा से खरगोश। पहले तो इनका उच्चारण ठीक करना है। अगर आप ऐसे बोलते हैं इनको कै खे गे गे, कै खे गे गे, तो आज से बंद करिए। ये कोई कै खे गे गे नहीं है। जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते होंगे वो इसको बोलते होंगे कौ, खो, गो, को, खो, गो, घो। ना तो ये कै खे गे गे है, ना ही कौ खो गो गो है। ये केवल कै है, मतलब क्या कह रहा हूं केवल का है। ये क्या है? ये केवल का है। क ख ग घ अंगा। ठीक है ना, क ख ग घ अंगा। अच्छा सर ऐसा भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सबसे पहले जो हमें व्यंजन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन पढ़ने हैं सर सबसे पहले? और पूरा ध्यान बोर्ड पर, कौन से पढ़ने हैं? स्पर्श व्यंजन। कहने का मतलब सर अब इनको स्पर्श क्यों वो बोलते हैं? क्योंकि इनका देखो स्वरों का तो उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होता है। स्पर्श व्यंजन में जो मुख से वायु निकलती है ना, किसी ना किसी अवयव को टकराकर बाहर निकलती है, और टकराना होता है जीव की स्थिति के आधार पर। स्पर्श व्यंजन जो हमें पढ़ने हैं वो इस तरीके के पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर, देखो का से शुरू होते हैं, का से शुरू होते हैं, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ। इसको लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? अंगा। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? अंगा। लेकिन ध्यान रखना, ना तो इसमें आ आता है ना ही इसमें गा आता है। आ और गा के बीच की ध्वनि ये वाली ध्वनि है, अंगा अंगा।
तो आ और गा के बीच की ध्वनि है, आ और गा की सहायता लगती है यहां पर। किसकी सहायता लगती है? आ और गा की। उसके बाद सर हम पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, अइया। फिर पढ़ते हैं सर ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। किन किन को ये याद है बिल्कुल क्रम में? इससे पहले का आता है, फिर खा आता है, फिर ग, फिर घ, फिर अंगा। का ख ग घ अंगा, च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। याद है, अच्छी बातें, नहीं है तो याद करने हैं, किसी भी कीमत पर याद करने हैं। यानी सर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? संख्या में होते हैं सर 25। कहां से शुरू होते हैं? यूपी कांस्टेबल ने पूछा स्पर्श व्यंजन कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं? सर जी का से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन चलते हैं। यानी कि सर संख्या इनकी होती है 25। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या यूपीएसआई ने खूब सवाल पूछा है, कितनी है? अच्छा, कि सर ये का से शुरू हो रहा है तो कुछ लोग इसको कह देते हैं का वर्ग। ये चा से शुरू हो रहा है तो कुछ लोग कह देते हैं इसको चा वर्ग। ये टा से शुरू हो रहा है तो लोग कह देते हैं इसको टा वर्ग। और ये ता से शुरू हो रहा है तो कुछ लोग इसको कह देते हैं ता वर्ग। और ये पा से शुरू हो रहा है तो इसको कुछ लोग बोल देते हैं पा वर्ग। मतलब अपने अपने वर्ग के प्रथम लेटर के साथ ही जाने जाते हैं, प्रथम लेटर के साथ ये जाने जाते हैं कि ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है। अच्छा, इनको वर्ग में बांटा हमने क्यों? भाई इनको वर्ग में इसलिए बांटा क्योंकि इनके उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला कोई ऐसी थोड़ी ना बांट दी गई है ना, क्योंकि सर एक पैटर्न पर बांटी गई है। कैसे? कि क ख ग घ को बोलने में महसूस करो कि ध्वनि कहां से आ रही है। क, ख, ग का, यानी जो वायु वेग है ना वो कंठ से बाहर आ रहा है। कहने का मतलब कि सर ये जो है ये कंठ के द्वारा उच्चारित होते हैं। का वर्ग पूरा का पूरा किसके द्वारा? कंठ, यानी गले के द्वारा उच्चारित होता है। ठीक। सर चा वर्ग च, छ, ज, झ, अइया। तो जीव है ना जो तालु को छू रही है, च, छ, ज, तो सर इनको बोल देते हैं कि ये तालु के द्वारा बोले जाते हैं। किसके द्वारा? तालु के द्वारा। जब सर हम ट ठडा को बोलते हैं ट ठ ड ढ, महसूस करना कि जीव तालु से आगे वाले हिस्से को छू रही है। पहले बोलो च छ ज, तो जीव का बीच वाला भाग जस्ट ऊपर वाले हिस्से को छू रहा है। और जब ट ठडा बोलो तो जीव का जस्ट आगे वाला हिस्सा जो है दांतों के ऊपर वाले हिस्से को छूता है और एकदम से नीचे गिरता है। ट ठ ड ढ, तो उसी ऊपर छत वाले भाग को कहते हैं मूर्धा। इनका उच्चारण मूर्धा से। त थ द द न, तो सर महसूस करो कि जीव दांतों को छू रही है। त थ द द न, तो सर ये दंत के द्वारा उच्चारित होते हैं। प फ ब ब म, तो सर ये होठों के द्वारा। किसके द्वारा? होठों के द्वारा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं, किसी भी इंसान का नीचे का होठ काट दिया जाए तो वह इनमें से किस ध्वनि को नहीं बोल सकता, किस व्यंजन को नहीं बोल सकता? बताओ, इनमें से वो किस ध्वनि को या किस व्यंजन को नहीं बोल सकता? किसी भी व्यक्ति का अगर नीचे का होठ काट दिया जाए, किसको नहीं बोलेगा? किसको नहीं बोलेगा? इसे ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, होठ से होता है, तो सब पा वर्ग को वो बोल ही नहीं पाएगा। पा वर्ग को नहीं बोलेगा यानी सर इसी के अंतर्गत फा आता है, इसको नहीं बोल पाएगा सर। बाकी के सबको बोल देगा, बाकी के सबको बोल देगा, किसको नहीं बोल पाएगा? फा को, क्योंकि इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक है, इसका उच्चारण ओष्ठ से। कि सर जी कुछ कुछ याद और आ रहा है। भाई क्या याद आ रहा है? कि सर अभी अभी जब हम स्वर पढ़कर आए थे ना, तो सर उसमें हमने देखा था कि तालु के द्वारा, अच्छा कंठ के द्वारा तो सर छोटा आ भी बोला जाता था और बड़ा आ भी। अभी के लिए ध्यान रखना है इनको। तालु के द्वारा सर छोटी ई को भी हमने पढ़ा था और बड़ी ई को भी। मूर्धा के द्वारा सर री से ऋषि को पढ़ा। लिख लो, ये सवाल पूछा गया है एमपीएसआई के द्वारा कि दंत के द्वारा कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता। दांतों के द्वारा क्या कोई स्वर बोला जाएगा? नहीं, दांतों के द्वारा कोई भी स्वर बोला नहीं जाता। ओष्ठ के द्वारा तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति का होठ काट दे ना, तो वह छोटे ऊ को भी नहीं बोल पाएगा और ना ही बड़े ऊ को। जो भी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं उनको तो बोल ही नहीं पाएगा। अब सर 4200 ग्रेड पे की परीक्षाएं इतनी आसान थोड़ी ना होगी। इतनी आसान हो जाए तो हर किसी के कंधे पर 2 सितारे हों।
ठीक, हर किसी के कंधे पर 2 सितारे हों। सर अब अभी हमने यहां पर थोड़ा सा महसूस किया, क्या महसूस किया, पूरा ध्यान लगाओ कि सर जी ये जो अंगा है, ये जो ना है, ये जो ना है, ये जो ना है, ये जो माँ है, इनको बोलने में ना महसूस होता है कि नाक से भी वायु बाहर आ रही है। हमने खूब बचपन में खेल खेला है। जरा नाक बंद करो और बोलकर दिखाओ, मम्मी बोलो, या फिर बोलो ना ना बोलो। नाक बंद करो, बोलो सभी लोग कि बोलो ना ना, बोल ही नहीं पाओगे, अच्छे तरीके से बोल नहीं पाओगे। वैसे बोल तो सकते हो लेकिन स्पष्ट उच्चारण नहीं होगा। हम और हमारा छोटा भाई, मैं और मेरा छोटा भाई ऐसे ही बोला करते थे। हमारी बेटी तो आज भी करती है, मेरी 1.5 साल की बेटी है, वो मेरी नाक को बंद करती है और मैं फिर उसके सामने ऐसे ही शब्द बोलता हूं, ना ना मामा, तो वो बड़ी हंसती है, बड़ी हंसती है, ठीक है ना। तो सर इनके उच्चारण में प्रतीत होता है कि नाक से भी वायु बाहर आ रही है। नाक से भी वायु मतलब प्रत्येक वर्ग का आखिरी वाला वर्ण, अंगा में भी, या में भी, ड़ा में भी, ना में भी, मां में भी। तो सर इनको एक अलग से संज्ञा दे दी गई कि इनके उच्चारण में नाक से भी वायु बाहर आती है, यानी अपने वर्ग के साथ तो बोले ही जाएंगे। मां जो है ओष्ठ से भी बोला जाएगा और नासिक से भी, नासिक से भी इसकी ध्वनि आएगी। ये दंत के द्वारा भी और नासिक के द्वारा, ये मूर्धा के द्वारा और नासिक भी, तालु के द्वारा, नासिक भी, कंठ के द्वारा और नासिक भी। यानी इनको कह दिया गया कि ये तो नासिक के व्यंजन है। क्या कहा गया इनको, ये नासिक के व्यंजन है कि नाक से भी ध्वनि, नाक से भी वायु बाहर आती है। ठीक है जी, हमने मान लिया। तो बहुत सारे व्याकरण बोले कि अच्छा तो भाई अगर आपने इसको ऐसे कहा है कि ये नासिक के हैं तो इनमें से 25 को तो घटाओ, ये घटाओ इसको। तो सर संख्या आती है 20। क्या आती है, 20। क्या आती है, संख्या आती है 20। कहते 20। अच्छा सर जरा आप का को बोलकर देखो, क ख, एक झटके से इसको बोल दिया, एक झटके से इसको बोल दिया। इस कॉन्सेप्ट से सवाल 2017 में पहली बार बने यूपीएसआई में, यानी किसी भी एसआई में। वो लोग कहते हैं कि जब हम काखा गा को बोलते हैं ना तो एक झटके से इसका उच्चारण होता है, लेकिन जब चा छा को बोलते हैं तो हल्का सा लंबा उच्चारण होता है। बोलो जरा, च छ ज क ख ग गा, एक झटके से बोल दिया काखा गा गा तो, लेकिन च छ को बोलने में हल्का सा लंबा उच्चारण होता है। च छ ज, महसूस करो इसको, बोल कर देखो। का बोलो पहले, फिर चा बोलो, तो चा का उच्चारण हल्का सा लंबा होगा। हल्का सा लंबा होने के कारण इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। तो लोग कहते हैं कि भाई एक काम करिए कि आप जब मूल स्पर्श व्यंजन हमसे पूछे जाएंगे ना कि मूल स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो इनके उच्चारण में तो नाक भी सक्रिय है, इनके उच्चारण में हल्का सा लंबा उच्चारण होता है, तो इनको भी कम करिए। तो संख्या आती है 16, और 16 क्या बन जाते हैं फिर, मूल स्पर्श व्यंजन। 16 क्या है, मूल स्पर्श व्यंजन। यानी अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क्या उत्तर बताओगे, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। कहां से शुरू होते हैं, मां पर खत्म हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो मूल स्पर्श व्यंजन 16 है। क्यों, एक तो नाक से उच्चारित होने वाले को हटा दिया, एक जिनका उच्चारण हल्का सा लंबा होता है उनको हटा दिया। स्पर्श संघर्षी डायरेक्ट पूछे गए थे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। मूल स्पर्श व्यंजन 16। मैं पूछूं नासिक के वर्ण कितने होते हैं, नासिक के वर्ण कितने होते हैं, नासिक के, सर कैसी बात करो, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, 5 होते हैं, 5 वर्ग हैं सर हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, नासिक के वर्ण 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी, तो सर इसका मतलब है कि आप इनके बारे में पूछ रहे हो जिनका उच्चारण हल्का सा लंबा होता है। 4 होते हैं सर, च छ ज झ, च छ ज झ, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, कुछ सवालों के उत्तर करोगे, ध्यान से उत्तर करना, कुछ सवालों के उत्तर करना। मैं इसको अभी अच्छा इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, कुछ सवालों के उत्तर बताओ, कुछ सवालों के उत्तर बताओ। सभी लोग मतलब सभी लोग। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताना है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए रुकना, हाँ, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। और मैंने विकल्प देखो कुछ इस तरीके से बनाए। ये पहला वाला सवाल है, पहला वाला, यहां पर मैंने कहा A B C D,
मैंने कहा 25, 16, 11, 18। पहले वाले सवाल का उत्तर बताना। दूसरे वाले सवाल में मैंने कहा कि भाई 18, 17, 12 या 16। मैंने कहा तीसरे वाले सवाल में मैंने एक तीसरा सवाल और आपसे पूछा कि मैंने कहा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। मैंने कहा 17, 18, 25, 13। चौथा वाला सवाल मैंने आपसे और पूछा, मैंने कहा कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, और मैंने आपसे कहा A B C D। यहां पर मैंने एक विकल्प दिया है जी आपके लिए। मैंने कहा है 25, मैंने कहा 18, मैंने कहा यहां पर 16, मैंने कहा यहां पर 17। अब बताओ, चारों सवालों का उत्तर बताओ। 4 सवाल हैं कि सर जी अगर आपने हमसे ऐसे पूछा कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो मैं जानता हूं कि स्पर्श व्यंजन कहां से शुरू होते हैं और वहां पर खत्म होते हैं। संख्या में कितने हैं? 25। क्या उत्तर आएगा कि सर जी यहां तो 16 भी है। अरे कुछ भी हो, 16 तब तक उत्तर नहीं आएगा जब तक मूल ना पूछ ले। इसका मतलब यह है कि सर अब मेरा बाय डिफॉल्ट उत्तर आएगा ए। क्या उत्तर आएगा? ए। क्या उत्तर आएगा? ए। दूसरे वाले सवाल पर आओ। स्पर्श व्यंजन पूछे हैं 18, 17, 16, 12, 12, 16। क्या उत्तर होगा कि सर मुझे पता है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इस तरीके के सवालों को लोग मानते हैं गलत, कि सवाल गलत पूछा है। बिल्कुल नहीं, अधूरे पढ़कर गए हैं वो, और कुछ नहीं। ठीक है ना? ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं होनी चाहिए कि सर 18, 17, 12, 16 कि सर मुझे पता है 25 होते हैं, लेकिन 25 करने का विकल्प मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि परीक्षक ने शायद ऐसा पूछा हो या गुमराह किया गया हो कि शायद उसने मूल स्पर्श व्यंजन पूछ लिए हो। तो बाय डिफॉल्ट फिर इसका उत्तर क्या होगा? 16। डी फिर इसका उत्तर होगा। मैंने ऐसा पूछा स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 17, 25, 18, 13। किसे मुझे पता है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। 25 है तो मैं तो 25C को उत्तर करके आऊंगा, फिर वहां तक 25 को उत्तर कर दूंगा। लेकिन मैंने सवाल बदल दिया, मैंने पूछा कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? क्या उत्तर करोगे? क्या उत्तर करोगे? 16। क्या उत्तर करोगे? 16 होते हैं सर मूल। फिर तो चाहे 25 हो चाहे कुछ भी हो, अब सर 16 उत्तर होगा। एक और सवाल बनता है यहां से फंसाने के लिए। क्या बनता है? एक सवाल और पूछता है, कहीं थोड़ी सी जगह है क्या? थोड़ी सी जगह चाहिए बस हमें, ठीक है ना? इसको हटाते हैं अभी के लिए। आपको पता है कि इसको अंगा कहते हैं, ठीक है ना? अब एक और सवाल देखो। एक सवाल मैंने पूछा आपसे एक सवाल मैंने आपसे पूछा, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है ना? और विकल्प कुछ इस तरीके के मैंने सेट किए। ए, हाँ जी, क्या मुझे देख पा रहे हो? फिर से किसी ने स्टैचू बोल दिया। 3 दिन से लगातार दिक्कत आ रही है इस क्लास में, ठीक है ना? लगातार दिक्कत आ रही है। जैसे ही फ्लो बनता है तुरंत सब मिट्टी में, ठीक है? जैसे ही फ्लो बना तुरंत मिट्टी में सारी की सारी बातें हो जाती हैं चल गई, चल गई। फिर बोलो आप स्टैचू, और बोलो स्टैचू और बोलो स्टैचू। किसी ने मन से स्टैचू कहा होगा कि गुरुजी अब स्टैचू एकदम, अब मत बोल देना कुछ। ठीक है भाई, हो गए हम स्टैचू, हो गए स्टैचू, हो गए, ठीक है ना? बिल्कुल स्टैचू हो गए। सर जी मैं बोल देता हूं, नहीं ये चीज नहीं करनी है, बोलना नहीं है किसी को स्टैचू वगैरह। क्लास बीच में ही रुक जाती है। मेरा गला ना थोड़ा सा बैठा हुआ है आज, बैठा हुआ है मतलब बड़ी दिक्कत है आज गले में। हाँ सर जी, रेखा ने बोला था सर। अच्छा रेखा ने बोला था? रेखा जी गलत बात है जी ये आपकी, ठीक है ना? राठौर जी कह रहे हैं कि गुरुजी रेखा ने बोला था स्टैचू। 3 दिन से लगातार आप स्टैचू बोल रहे हो, और 3 दिन से लगातार हम बीच में ही अटक जा रहे हैं। 3 दिन से गुरुजी, देखो विश्वजीत पटेल जी कह रहे हैं गुरुजी मैं हूं, मैंने बोला है
बहुत अच्छी बात है। हम कहाँ थे? हम तो यहाँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। वापस से आओ लौट कर, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या उत्तर करोगे कि गुरुजी हमें पता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, लेकिन सर 25 नहीं हो तो 16 उत्तर करके आना, क्योंकि मैंने यह भी पढ़ रखा है कि मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। तो यहां पर दो मत आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं तो ए पर जाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं तो डी पर जाऊंगा। देखिए, वास्तव में जो इसका सटीक उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए डी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। यहां पर हमारे लिए बचने के लिए कोई साधन नहीं था, मजबूरी में हमने 16 उत्तर किया है। मूल स्पर्श व्यंजन उसने नहीं पूछे थे, उसने केवल पूछे थे स्पर्श व्यंजन। 25 होते हैं, 25 से हैं और बचने का कोई साधन नहीं है, तब जाकर हमने 16 किया। लेकिन उसने अब आपको एक हिंट दे दी, हो सके तो बचकर निकल जाओ, हो सके तो बचकर निकल जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। तो अब इसका सटीक उत्तर क्या होगा? डी। अब इसका सटीक उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है ना? सर जी पढ़ते हैं तो लगता है खुद पढ़ रहे हैं, खुद को पढ़ा रहे हैं, बस अपने में मस्त हैं, खुद बोलते हैं, खुद समझते हैं। मैं तुम अच्छा, हाथ खड़ा करो कि किस किस को जितनी भी बातें बताई हैं ये पल्ले पड़ गई। किस किस को जितनी बातें बताई हैं ये पल्ले पड़ गई, हाथ खड़ा करो जरा कि जो मैं बोल रहा हूं वो पल्ले पड़ा कुछ। सही 16 और 20 ऑप्शन में हो तो, 16 और 25 ऑप्शन में हो तो। अरे भाई देखो, अगर यहाँ पर स्पर्श व्यंजन पूछा है, अगर यहाँ पर कहीं पर 25 होता तो फिर तो 25 ही उत्तर होता, फिर तो इनमें से कोई नहीं का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर 25 नहीं है, अभी यहाँ पर कितना है? यहाँ पर सर 28 है या 18, कोई भी विकल्प हो सकता है। बात पल्ले पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई। मेरा यकीन मानना आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारी एक हमारे एक मित्र हैं, नाम बताऊं मैं आपको, उनका एक कमेंट है, ऐसे कमेंट दिल छलनी करते हैं फिर हमारा। अरे हो जा नीचे, हो जा नीचे, ठीक है ना? क्योंकि एक एक की गुरुजी हमारे तो कुछ ही पल्ले नहीं पड़ा, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छी बात है, चलिए ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज कवर हुई, एक बार फिर से समझो इस बात को। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कहां से शुरू होते हैं? का से शुरू होते हैं, मां पर खत्म हो जाते हैं। का से शुरू होते हैं, पापा बाबा मां पर खत्म हो जाते हैं। संख्या में 25 है। ये का से शुरू होता है तो का वर्ग, चा से शुरू होता है चा वर्ग, टा से टा वर्ग, ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग, इसको हम बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनको एक विशिष्ट उच्चारण स्थान के अंतर्गत बांटा गया है कि सर का वर्ग जो है ना, ये पूरा पूरा कंठ के द्वारा बोला जाएगा। ये जो चा वर्ग है सर, ये तालु के द्वारा बोला जाएगा। ये टा वर्ग है, ये मूर्धा के द्वारा बोला जाएगा। और ता वर्ग हमें महसूस होता है कि जिह्वा दांतों को छू रही है, ता था दादा ना, तो ये दंत के द्वारा बोला जाएगा। पा वर्ग सर प फ ब ब म, होठों का प्रयोग होता है, ओष्ठ के द्वारा बोला जाएगा। ठीक, उसके बाद सर हमने देखा कि भाई इन वाले वर्णों को बोलने में नाक से भी थोड़ी थोड़ी वायु बाहर आती है। नाक बंद करके बोल के देखो, मामा या मम्मी, बब्बी नहीं बोला जाएगा, स्पष्ट तरीके से नहीं बोला जाएगा। तो सर इनके उच्चारण में नाक से भी वायु बाहर आती है। तो हमने कह दिया कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक के होगा। नासिक के वर्णों की संख्या हमने पढ़ ली थी 5। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। और सर इनके उच्चारण में लगा कि च छ ज, जरा का को बोलो क झटके से बोल दिया, चा को बोलो चिया चिया, तो हल्का सा लंबा इसका उच्चारण होता है। और उसी लंबाई के आधार पर इनको स्पर्श संघर्षी कह दिया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। जब मूल स्पर्श व्यंजन का कोई सवाल आता है ना कि बताइए मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो सर फिर हम तो नासिक को भी हटाते हैं, क्योंकि सर इसमें 2 उच्चारण स्थान आ गए। और स्पर्श संघर्षी में हल्का सा उच्चारण लंबा होता है, तो इसको पृथक रखते हैं, इनको मूल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते, तो इनको भी कम कर देते हैं स्पर्श संघर्षी को। तो संख्या आ जाती है 16, कि 25 में से 9 कम करोगे तो 16 संख्या आएगी। तो 16 को कहते हैं ये मूल स्पर्श व्यंजन है। दोनों का उत्तर अलग अलग होता है। अगर स्पर्श व्यंजन पूछे जाए 25, मूल स्पर्श व्यंजन 16, लेकिन अलग अलग स्थिति हो सकती है। एक एक स्थिति क्लियर करके चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं परीक्षा में किस की परीक्षक क्या सोचकर बैठा हो, इस तरीके के सवाल वो बना सकता है। और यहां तक हमने जानने का प्रयास किया कि अगर ऐसा कोई सवाल हो और बचने का तरीका दे दे तो बचकर चले जाना वहां से,
कि फिर तो हमें पता है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 25 नहीं है तो डी उत्तर आएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर तो सर बचने का कोई तरीका नहीं है, कुछ ना कुछ तो उत्तर करना है, और कुछ ना कुछ उत्तर करना है। तो हमें पता है कि मूल स्पर्श व्यंजन 16 होते हैं, फिर मजबूरी में हमने इसका उत्तर क्या किया 16। वैसे होते तो 25 है, स्पर्श व्यंजन पूछा होते तो 25 है, 25 ही हमने यहां पर किया, लेकिन यहां पर विकल्प नहीं था हमारे पास 25 करने का, क्योंकि विकल्पों में ही नहीं है, तब उत्तर किया 16। ठीक, क्या उत्तर किया 16, क्या उत्तर किया 16, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ये स्थिति क्लियर। अब सर इसके जस्ट बाद की कहानी आती है अंतःस्थ की। किसकी कहानी आती है, अंतःस्थ व्यंजन। किसकी कहानी आती है, अंतःस्थ। अभी मैं कुछ सवाल कराऊंगा आपको इसके, ठीक है ना, अब जाकर और स्थिति क्लियर हो जाएगी। अंतःस्थ व्यंजन, और अंतःस्थ व्यंजन का मतलब यह है कि जो अंतः मन से उच्चारित हो गए, मन से ध्वनि आती है, अंतः मन से अंदर से ध्वनि आती है। बोले जरा, य र ल व, अंदर से ध्वनि आती है इनके, य र ल व, तो इन्हें बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन की, अंतः मन से ध्वनि उच्चारित होती है। इनके साथ साथ लगे में लगे ऊष्म व्यंजन को भी पढ़िए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में क्या है सर, इनके उच्चारण में दो अवयव निकटता पर आ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो कि सड़क पर ना अपनी बाइक को उसके पीछे वाले टायर को ना ऐसे स्किट करते हैं, ऐसे घुमाने का प्रयास करते हैं कि ऐसे चल रहे हैं, ऐसे लाए घुमाकर और मुंह इधर हो गया। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि एकदम बाइक को लेकर गए, एकदम से घुमाया और बाइक का मुंह दूसरी तरफ हो गया। तो जो बाइक का टायर घिसता है ना रोड पर, उससे चिंगारी उत्पन्न होती है। यानी जब दो चीजों में घर्षण होता है ना, ज्यादा निकटता पर आ जाती हैं, ज्यादा पास पास आ जाती हैं, तो घर्षण हो जाता है। ऐसे लोग जो बाइक को स्किट करते हैं या फिर पब्लिक प्लेस पर, उनके पास होती है बुलेट या फिर केटीएम वगैरह की बाइक, तो वह ना पब्लिक प्लेस पर फट 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 ऐसे बुलेट से जा जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि देखो, उन्हें मतलब उन्हें लगता है कि वो कितने कूल हैं, लेकिन प्यार से मैं उन्हें बोलता हूं छपरी वाले भैया। क्या बोलते हैं उनको, छपरी वाले भैया। तो छपरी वाले भैया बाइक से स्टंट करते हैं ना, तो बाइक से कई बार धुआं आता है, बाइक चिंगारी आती है। इसका मतलब यह घर्षण करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये क्रिया हमारे मुंह में भी होती है। मुंह में वर्णों को बोलते समय ना दो अवयव इतनी नजदीकता पर आ जाते हैं, या तालु या दंत, या जीव के साथ दांत, जीव के साथ तालु, तो दो अवयव इतनी नजदीकता पर आ जाते हैं कि उनके बीच में से जो हवा निकल कर जाती है ना, वो हल्की सी घर्षित हो जाती है, यानी हल्की सी गर्म हो जाती है। गर्म मतलब, इसलिए इनको ऊष्मीय व्यंजन बोल देते हैं। संघर्ष करना पड़ता है दो अवयवों को, तो इसलिए इनको बोल देते हैं संघर्षी व्यंजन। इनको क्या बोल देते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्ष करना पड़ता है, हल्की सी वायु गर्म हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये स्पर्श संघर्षी अलग है, ये स्पर्श संघर्षी है, ये केवल संघर्षी है, ठीक है ना, मिक्स मैच मत कर देना। अच्छा, तो सर ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? अरे ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं सर? ऐसे 4 वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा यानी गर्म हवा बाहर आती है, और वो इतनी नगण्य गर्म हवा होती है कि आपका हाथ चयन नहीं कर सकता कि हाथ से पहचान कर देख लो कि क्या वास्तव में गर्म हवा है कि नहीं। हाथ उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो सर क्या करेगा, तो सर उसको ऐसे ही हल्की सी जरा सी गर्म होती है, तो हाथ की सामर्थ्य नहीं है कि उसको चेक कर ले, कि हाथ से आप चेक करें। ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है सर? 4 होती है। कौन कौन से? कि सर एक होता है सीटी वाला सा, एक होता है षटकोण वाला सा, एक होता है सीटी वाला सा, एक हो जाता है सर यहाँ पर षटकोण वाला सा, एक हो जाता है सवाल वाला सा, एक हो जाता है हास्य हाथी। ये 4 हो जाते हैं जी हमारे ऊष्म व्यंजन। अब सर इनको ऐसे कैसे पढ़ा भाई? इनको ऐसे इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये दोनों का जो उच्चारण है ना लगभग लगभग एक जैसा होता है। कैसे? कि यहां पर समझो जरा, अगर आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि य और सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान बताइए, या और सीटी वाले सा का उच्चारण स्थान, तो आपके द्वारा एक उत्तर आना चाहिए कि सर इन दोनों का उच्चारण तालु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है इनका? सर ये दोनों तालु के द्वारा बोले जाते हैं। अच्छा जी, चलो एक बात पता चली। और अगर सर ऐसा कोई सवाल आए कि भाई इनका उच्चारण क्या होगा, तो सर इनका उच्चारण होता है मूर्धा के द्वारा। किसके द्वारा होता है इनका उच्चारण? मूर्धा के द्वारा। चलो ठीक है भाई, ये बात भी पता चली। ऐसा कोई सवाल आता है कि हमें बताइए, ऐसा कोई सवाल अगर पूछ दिया कि इन दोनों का उच्चारण क्या होगा, तो सर ल और स इन दोनों के उच्चारण में दांत सक्रिय होते हैं, जिह्वा दांत कुछ होती है तो दंत कह देते हैं। कोई अगर उच्चारण स्थान पूछा जाता है ना, तो वाह का सर्वाधिक उच्चारण स्थान पूछा जाता है। वाह 2 स्थानों से बोला जाता है। बोलो जरा वाह,
व, होठों का भी प्रयोग होगा और जिह्वा दांतों को भी छूने का प्रयास करेगी, व। तो सर इनको कहते हैं कि ये दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। ये सर्वाधिक परीक्षा में बना है, सर्वाधिक। अगर कोई वर्ण जिसका उच्चारण स्थान पूछा गया है वो वाह है। कई बार हा भी आता है। हा को बोलो जरा। हा को बोलने में ऐसा महसूस होता है कि ध्वनि जो है गले से बाहर आ रही है, और गले से बाहर आ रही है तो इसको कहते हैं हम कंठ है। क्या कहते हैं कि ये कंठ के द्वारा उच्चारित होती है। और कंठ में भी जब मुंह को आप खोलकर देखोगे ना तो एक छोटी सी टुपली लटकी हुई है मुंह के अंदर, उसे हमारी हिंदी में बोलते हैं कौआ। अभी के लिए बस लिखना कुछ नहीं है, समझो बस, ठीक है ना, समझो, लिखने पर फोकस करना ही नहीं है। सर जी समझ रहे हैं, ठीक है ना, बस अच्छी बात है। कि सर कौआ क्या है, कौआ। कौए को संस्कृत में कहा जाता है काकल्य। क्या कहते हैं, काकल्य। कौए को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये जो मुंह के अंदर छोटी सी टुपली सी लटकी हुई है, जैसे विक्स का एड आता था ना, एक विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, तो उसमें ना उस कौए को दिखाया जाया करता था, उस कौए को संस्कृत में काकल्य कहते हैं। तो यहां से एक सवाल बनता है कि बताइए काकल्य व्यंजन कौन सा होगा या काकल्य वर्ण कौन सा होगा। तो सर यही होगा काकल्य व्यंजन, हा से हाथी। ठीक, काकल्य व्यंजन कौन सा, हा से हाथी। अब इतना सरल होता तो सर क्या ही कहने, क्यों, क्योंकि सर यहां से अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि बताइए य और ये व, इन दोनों का उच्चारण ना लगभग स्वतंत्र तरीके से होता है, जैसे स्वर बोले जाते हैं स्वतंत्र। सर इनको स्वर तो कह नहीं सकते, तो एक सवाल आता है कि बताइए अर्ध स्वर कौन से हैं, या अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, 2, या और बा। अर्ध स्वर कितने हैं, 2। अर्ध स्वर के साथ साथ सर इनको कहा जाता है कि जिनको बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वरों को बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। संघर्षहीन व्यंजन, कि जिनको बोलने में संघर्ष ना करना पड़े, उनको बोलने में करना पड़ता है, उन्हें संघर्ष ही कहते हैं, इसलिए ऊस में है, इनको बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ता। अच्छा, संघर्षहीन व्यंजन। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे कि बताइए ये जो रा है ना, रा, र जरा बोलो, सभी लोग बोलो र, र। महसूस करो जिव्या के आगे वाले हिस्से में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन। तो सर रा को बोलने में जिव्या में क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। इसी के आधार पर एक सवाल बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके उच्चारण में जिव्या में कंपन होता है, र। या प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, र, इसके उच्चारण में जिव्या में कंपन होता है। ठीक है सर, कंपन हो जाएगा। उसके बाद रा को बोलने में ऐसा लगता है कि जीभ से रा गिर गया, लुढ़क गया, तो इसी को क्या बोल देते हैं, लुंठित व्यंजन कौन सा होगा, यही रा होगा। अब ये जो ला है ना हमारा, एक बार इसको देखो, फिर उसके बाद सवालों पर आते हैं। ला, ला के उच्चारण में ऐसा लगता है कि जीभ ना दांतों को छूने पहुंचती है, और दांतों को छूने के चक्कर में मुंह के अंदर जो बनने वाली हवा है ना वो अगल बगल से बाहर आती है, और इसी अगल बगल को संस्कृत में कहा जाता है पार्श्व। अगल बगल को क्या कहते हैं, ला। तो जीव ना दांतों को छूने पहुंचेगी, मुंह के अंदर हवा बनेगी, अगल बगल से बाहर आएगी, और इसी अगल बगल को पार्श्व कहते हैं। तो यहां से एक टर्म्स बनता है कि पार्श्विक, कि बताइए पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा। ठीक है ना, ठीक है, क्या होगा, पार्श्विक व्यंजन कौन सा, यही होगा ला। कुछ सवालों के उत्तर बताओ, कुछ सवालों के उत्तर बताओ फटाफट से, है ना, गोली की स्पीड से बताना। पहला वाला सवाल ये रहा, उत्तर बताओ। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी है, यानी स्पर्श व्यंजन कौन सा है, उत्तर बताओ। दीप्ति जी कुछ पूछ रही हैं, बताओ जी दीप्ति जी क्या पूछ रही हैं। सर जी प्लीज बता दीजिए, क्या क्या बता दीजिए। मैम जरा चेक करना ऊपर कोई कमेंट है क्या दीप्ति जी का। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा कि सर जी हमें पता है कि सर हमसे स्पर्श व्यंजन पूछा गया है। ये जो बा है ना, बा, ये सब पा वर्ग के अंतर्गत आता है, प फ ब भ म, ये तो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं सर। ये है सर इसका उत्तर, यानी सर स्पर्श व्यंजन मतलब, स्पर्श व्यंजन मतलब कि जिनके उच्चारण में जिह्वा किसी न किसी एक अवयव को स्पर्श करे, कभी कंठ को, कभी तालु को, ये है सर स्पर्श व्यंजन। कहां से शुरू होते हैं, मां तक, उन्हें नासिक के कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, नासिक। अच्छा, एक और सवाल बताओ गोली की स्पीड से, कि आपको बताना है कि इन निम्नलिखित व्यंजनों में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है।
संघर्षी व्यंजन कौन सा है सर? संघर्षी मतलब जिसके उच्चारण में जिव्या मतलब संघर्ष करना पड़े। संघर्ष होगा तो मुंह के अंदर की हवा गर्म होगी, और मुंह के अंदर की गर्म हवा होगी तो उसको सर ऊष्मीय भी कहेंगे। बताइए संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कौन सा है, या ऊष्म व्यंजन कौन सा है? क्या उत्तर बताओगे? कि सर सीटी वाला सा, ये रहा सी इसका उत्तर। क्या रहा? सी इसका उत्तर, सी उत्तर आ गया। यानी फिर अगर हम बातचीत करें संघर्षी व्यंजनों की तो हमें पता है संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं। संघर्षी व्यंजन सर देखो ये रहे नीचे, किसे सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, हास्यार्थी, जिनको अभी अभी पढ़कर आए हैं। अच्छा सर ये चीज हमें पता चल गई, ये चीज पता चली, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल का उत्तर बताइए, ये रहा। क्या सवाल है? कि आपको बताना है कि स्पर्श संघर्ष, अच्छा स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत यहां पर मैंने ई को और जोड़ा है, मैंने लिख दिया यहां पर छा। अब बताओ क्या उत्तर होगा? कि सर ये स्पर्श संघर्षी पूछे हैं, जिनको हमने मूल स्पर्श व्यंजनों के पढ़ते समय इनको अलग किया था। कि सर हमने अलग किए थे च, छ, ज, झ, ये चार अलग किए थे सर। और अगर ये चार अलग किए हैं तो सर इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? ई। क्या उत्तर आ जाएगा? ई। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। कि सर जी यूपीएसआई के लिए एज कुछ महीने कम है, तो ये हिंदी किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी क्या? देखो यूपीएसआई के लिए ना अभी वैकेंसी आनी है, ठीक है ना, तो तब तक शायद आपकी एज पूरी हो जाए, और अगर कम रहेगी तो ये आपकी ये जो टॉपिक कहीं पर भी काम आएंगे ना, तो वहां पर ये हिंदी आपकी काम आएगी किसी भी परीक्षा में। अगर ये टॉपिक है तो वहां काम आने वाली है। यानी सर अगर हम स्पर्श संघर्षी की बात करें तो सर कितने होते हैं? चार, जिनके बारे में अभी अभी पढ़कर आए। एक सवाल और पूछा मैंने कि मुझे बताइए नासिक के व्यंजन कौन सा है? गोली की स्पीड से बताइए नासिक व्यंजन कौन सा है? कौन सा होगा सर नासिक व्यंजन? सर नासिक व्यंजन सर प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण मतलब मुझे पता है ता वर्ग के लास्ट में ये आता है, इसको बोलने में नाक से वायु बाहर आएगी, तो यही तो हम पढ़ रहे थे, नासिक व्यंजन ये होगा। अब उत्तर सही आने लगे, थोड़े बहुत आने लगे उत्तर सही कि सर ये होगा नासिक व्यंजन। ठीक सर, नासिक व्यंजन के बारे में पता चला। कि अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि मुझे बताइए निम्नलिखित में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रकंपी, प्रकंपी मतलब जिसको बोलने में जिह्वा में वाइब्रेशन होता हो, कंपन होता हो। बोलो जरा र, बोलो जरा रा, बोलो जरा रा। कि सर ये रा को बोलेंगे तो लगेगा कि जिह्वा में वाइब्रेशन हो रहा है। विकल्प क्रमांक डी उत्तर करिए और आगे बढ़िए। पता है सर इसके बारे में हमें, ठीक है ना, कि सर ये रा इसका उत्तर होगा। यानी प्रकंपी मतलब जिसको बोलने में जिह्वा में वाइब्रेशन होता हो, कंपन होता हो, ये है सर रा। अच्छा सर मुझे ये भी पता है कि इसको बोलते समय ना जिह्वा से लुढ़कता हुआ ये प्रतीत होता है, तो इसी को और क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण भी इसी को कहा जाता है। एक और सवाल रुको, अभी एक और सवाल बताओ कि ला किस प्रकार की ध्वनि है? सर जी ला जिह्वा दांतों को छूने जाएगी ऊपर, जिह्वा दांतों को छुएगी तो सर अगल बगल किनारे से वायु बाहर आएगी, और किनारे को संस्कृत में पार्श्व कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? ला को क्या कहेंगे? ला को क्या कहेंगे? घर से इसका उत्तर करना आप, ठीक है ना, घर से इसका उत्तर करना होमवर्क में कि भाई पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। ठीक, पार्श्विक व्यंजन। नोट्स के लिए 1% भी दिक्कत मत ले लेना, ये भी आपके नोट्स ही है, ठीक है ना, कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ये भी नोट्स ही है। ठीक, ये भी नोट्स ही है, लेकिन फिर भी आपके शॉर्ट्स नोट्स बनवाने की जिम्मेदारी मेरी। पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। चलिए फिर कल हम पढ़ेंगे सगोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और बाकी की सारी वर्णमाला से संबंधित चीजें। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।